नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देहरादून में आज कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है हरीश रावत ने कहा कि आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोऑपरेटिव में जमकर खेल हुआ है और इन विभागों में अपने चहेतों को पोस्टिंग दी गई। हरदा ने आरोप लगाया कि रविवार के दिन ऑफिस खोलकर 600 से ज्यादा आदेश निकाले गए। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि ऐसी सभी फाइल सीज करने के साथ नियम तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर सभी नियुक्तियां रद्द की जाएंगी और जिन्होंने भी नियुक्ति की है उन पर कार्रवाई होगी। ये बड़ा शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता सहित जिन विभागों की हमको जानकारियां आई हैं, जिनमें चहेतों को पोस्टिंगें दी गई हैं अलग। शिक्षा में बड़े नग्न तरीके से हो रहा है। कल इतवार के दिन कार्यालय खुलवा करके 600 के करीब आदेश निकाले गए हैं। तो एक तरफ हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और देहरादून से इस वक्त खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम को 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। सरकार के कामकाज पर अपनी बात सीएम रखने वाले हैं। तो देहरादून से खबर है, जहां पर आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सरकार के कामकाज पर बातचीत रखने वाले हैं, बातचीत करेंगे। साथ ही अपने कामकाज का ब्यौरा भी सीएम धामी रखने वाले हैं। और आज दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत करने वाले हैं। नव परिवर्तन संवाद में प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। मनीष सिसोदिया ने नव परिवर्तन संवाद के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बोला कि दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार को लूटा, उत्तराखंड को लूटा है। अपने उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने वाले आंदोलनकारी उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उत्तराखंड के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। पलायन जिस गति से 21 साल पहले चलता था उससे ज्यादा अब चल रहा है। इतना जरूर हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता माला माल होते चले गए। उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस ने लूटा, 5 साल फिर बीजेपी ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। जनता को गुस्सा आया, जनता सरकार बदलती थी, दूसरी सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी भी यही करती थी। तो लगातार लूट का यह सिलसिला चल रहा है 21 साल से। इस सिलसिले को लूट के इस सिलसिले को रोकने के चुनाव है। तो तारीखों की घोषणा अब हो चुके और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर लगातार हमलावर हो रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, हमने देखा हरीश रावत आज सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि जितने घोटाले हुए हैं सब बीजेपी के समय में हुए हैं। मनीष सिसोदिया को भी हमने देखा कि किस तरह से वो सरकार पर आरोप लगा रहे थे, यहां तक कि कांग्रेस के शासनकाल पर भी आरोप लगा रहे थे। अब ऐसे में आज शाम 4 बजे सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो क्या हम माने कि अब इस पर जवाब देंगे सीएम धामी? बिल्कुल नीलू, इस पर यही उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम 4 बजे इन सभी आरोपों पर जवाब देंगे, क्योंकि जो आखिरी कार्यकाल रहा 6 महीने का 4 दिन का, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। हालांकि 3 मुख्यमंत्री इस दौरान बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। ओवरऑल भी कांग्रेस घेर रही है और खासतौर पर जो पिछला आचार संहिता लगी 8 तारीख को, और हरीश रावत का यह कहना है कि रविवार के दिन यानी जो कल का दिन बीता है, सचिवालय खोल के 600 से ज्यादा ऑर्डर तैयार किए गए,
उनका कहना है कि सभी कंप्यूटर जो है वो सीज किए जाएं, जितने ऑर्डर हैं वो सीज किए जाएं। कांग्रेस अगर माफ कीजिए गवर्नमेंट में आ गई तो जितनी नियुक्तियां इस दौरान हुई हैं वो सभी रद्द की जाएंगी, जितने नए आदेश हुए हैं वो सब रद्द किए जाएंगे कांग्रेस की सरकार में आने पर। इसके अलावा हरीश रावत ने हेल्थ डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव, एक्साइज, एजुकेशन, उत्तराखंड में जब भी चुनाव होते चाहे 2017 का रहा हो चाहे अब 2022 का हो, करप्शन खासतौर पर ट्रांसफर वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट और खासतौर पे शराब, इन सब को लेकर राजनीति हमेशा से गर्माती रही है। और अब जबकि इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है तो कांग्रेस की तरफ से हमले का जवाब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 बजे देंगे। नीलू, चलिए शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज सुबह सीएम धामी ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। सीएम धामी ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया और इस दौरान उनकी माताजी भी उनके साथ मौजूद रही। हम आपको बता दें कि मां बेटी ने जीत का आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कोरोना फैल रहा है और ऐसे में सब सकुशल रहे, जनता सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना उन्होंने भगवान से की है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 6 महीने पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि सभी लोगों की सुरक्षा करें, सबको सुख शांति से ठीक प्रकार से सब लोगों का हमारे प्रदेश पर भला हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सभी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और प्रदेश आगे जाए, इसकी मैंने भगवान से प्रार्थना की है। और साथ में क्योंकि महामारी के समय में, इस समय में लोकतंत्र का पर्व भी शुरू हो गया है, इस पर्व में यह भी शांतिपूर्ण निपटे, सही प्रकार से निपटे। और चूँकि कल 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हो गई है, जो भी समय मुझे मिला उस समय में टपकेश्वर महादेव की कृपा से मैंने प्रयास किया है और भगवान का हम जितना भी उनका मन से जो है हम धन्यवाद करें उतना कम है। उनकी कृपा से निर्विघ्न रूप से अभी तक यहाँ तक चले हैं। हाँ, आज तो मैं भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ और हमको भी किसी भी काम में जाते हैं तो भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई संपन्न नहीं होता है। और हमारे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ महादेव, टपकेश्वर महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहेगी और निर्विघ्न रूप से सारी चीज़ें संपन्न होंगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे थोड़ा हंसी भी आती है, वैसे तो ये राजनीतिक स्थान नहीं है। उनको ये देखना चाहिए कि जब वो सरकार में थे उन्होंने क्या क्या किया। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेस के लोग सवाल खड़ा करें, ये किसी की समझ से परे है। और उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के साथ ही सियासत भी अब तेज हो गई और सबसे ज्यादा सवाल आचार संहिता से ठीक पहले शिक्षा विभाग में हुए ट्रांसफर पर खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने इसे शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए जांच की मांग की है। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि आखिर वक्त में अपने चहेतों को अच्छी पोस्टिंग दी गई और ट्रांसफर एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं सवालों में घिरे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का दावा है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ और उन्होंने सचिव को आदेश दिए कि गलत डॉक्यूमेंट्स वालों की ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी शिक्षा विभाग में जो स्थानांतरण किए हैं वो बहुत बड़ा घोटाला है। और मंत्री संतरियों के जो चहेतों के जो ट्रांसफर हुए हैं और जो लोग वास्तव में ट्रांसफर के हकदार थे, जो पीड़ित थे, बीमार थे, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ और ऐसे लोगों के ट्रांसफर किए गए जो उनके चहेते थे। इस दृष्टि से ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब तो आचार संहिता लागू है, अधिकारी लोग अपना काम कर रहे हैं और किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं। जो सही काम है वो करना चाहिए और जो आदर्श आचार संहिता का जो नियम है उसका पालन सभी को करना चाहिए। किसी कीमत पे इस काम को हम लोग नहीं करते और जिस आदमी ने 5 साल इस व्यवस्था को रोकने का काम किया है, सारी लेखिस को रोकने का काम किया है, उससे आप उस व्यक्ति से आप ऐसे कामों की उम्मीद ना करें। और आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें अधिकतर पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी इसे एक बड़ा हथियार बता रही है तो बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की कमी बता रही है। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमा रही आम आदमी पार्टी ने अपनी 24 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली की तर्ज पर पार्टी ने चुनाव के लिए नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। पार्टी का कहना है कि नए लोगों को मौका दिया गया है क्योंकि अभी तक केवल पार्टियां बदलती हैं, नेताओं के चेहरे वही रहते हैं।
अब पता नहीं कितने कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि हम वोट दें और उसके बाद में गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आकर के भला करे। गवर्नमेंट तो आ रही है लेकिन चेहरे रोज चेंज होते जा रहे हैं, उन चेहरों को क्या करना है। पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों की कमी बताई तो वहीं कांग्रेस चेहरे बदलने वाली बता रही है। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी का बहुत कमजोर बहाना है। आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आप देखिए, किसी तरह से उन्होंने एक IPS और एक IAS को झांसे में लेकर जबरदस्ती आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई थी, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा चेहरे बदलने का काम तो आम आदमी पार्टी ने किया। उनका अपना मूल कौन है? कोई कांग्रेस से गया है, कोई भाजपा में गया है। अब उनको छोड़ के भी कोई कांग्रेस में आ रहा, कोई भाजपा में जा रहा है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो आने वाले समय में और तेज होगा। लेकिन अब गेंद वोटर्स के पाले में है कि वो नए नेता चुनेगी या पुराने पर ही अपना भरोसा जताएगी। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और बागेश्वर में कांग्रेस दावेदार और प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने आरोप लगाया कि निवर्तमान विधायक चंदन रामदास चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस महामंत्री ने कुछ वीडियो जारी किया है और दावा किया कि जनता को लुभाने के लिए क्षेत्रीय विधायक ने रविवार को गांव में जनसभा की और ग्रामीणों को साज-पाज का सामान बांटा है। इस मामले में कांग्रेस नेता ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी की है और जांच की मांग की है। वहाँ से वीडियो भी आई है कि चंदन दास जी यहाँ हारमोनियम बांट रहे हैं और किट बांट रहे हैं, लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, अपने चेतों को जो है इस तरीके से लुभाने का काम कर रहे हैं। ये सरेआम चुनाव आयोग इसे अनदेखी कर रही है। और चंपावत और लोहाघाट विधानसभा में भाजपा के दावेदारों ने पर्यवेक्षकों के आगे दावेदारी पेश की है। जिले के दोनों बलवंत भौर्याल और विदेश गुप्ता भाजपा पर्यवेक्षक के तौर पर आए हैं। चंपावत विधानसभा से विधायक कैलाश गातोड़ी सहित 9 दावेदारों ने टिकट मांगा, तो वहीं लोहाघाट विधायक पूरन फर्तेवाल सहित 4 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस दौरान दोनों विधानसभा के भाजपा मंडल शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं से गुप्त मतदान भी कराया गया और हमने भी उस गोपनीयता को कायम रखते हुए उनकी राय को प्रदेश नेतृत्व के सामने इसी तरीके से पहुंचाने का काम किया है। आज लोहाघाट विधानसभा में भी ये रायशुमारी ली गई है। इस रायशुमारी को प्रदेश तक हम पहुंचाएंगे और पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो सबको सर्वमान्य। सभी दावेदार यहाँ पर हैं और हमारे संगठन के सारे लोग यहाँ पर हैं, ठीक है ना। जैसा संगठन चाहेगा, जो हमारा संगठन है, फिर ऊपर का संगठन चाहेगा उसको मोहर लगाएगा। और उत्तराखंड की पुरोला विधानसभा में 2022 के लिए घमासान छिड़ा हुआ है, जहां पर कांग्रेस के विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की भाजपा के 2 बड़े दावेदारों ने अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है। जरा देखिए इस पर एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सूबे की पहली विधानसभा है। इस विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती आई है। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में गौर करें तो जहां कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार को 17,798 मत मिले, तो बीजेपी प्रत्याशी मालचंद 16,785 मत और निर्दलीय प्रत्याशी दुर्गेश लाल को 13,508 मत हासिल हुए थे। लेकिन अब इस विधानसभा में समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। जहां अब कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं 2017 के निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों अपनी प्रबल दावेदारी कांग्रेस पार्टी में जता रहे हैं। 2022 चुनाव जो है, मैंने जब निर्दलीय रूप में चुनाव 2017 में चुनाव लड़ा था, तो उसके रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने जो है अपनी जो भ्रमण कार्यक्रम हो चालू रखा है और आज की डेट में मैं जहाँ भी जाता हूँ गांव में, आज अभी मैं जो है भ्रमण कार्यक्रम से आया हूँ, तो मुझे जो है पूरे क्षेत्र में जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन मिल रहा है। वहीं भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के विधायक राजकुमार अपने समय पे किए गए कार्य और बीजेपी में शामिल होने के बाद किए गए कार्य के दम पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश जुवाठा और अमीचंद शाह भी सीट पर दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता मोदी नेतृत्व के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं।
जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरी स्वयं की परफॉर्मेंस है, तो मैंने कहीं भी उनको नहीं पाया है। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, मेरा आग्रह भी है, निवेदन भी है कि जनता उनके कार्यकाल का और मेरे कार्यकाल का, वो भी विपक्ष में रहे, मैं भी विपक्ष में रहे, तो उनके कार्यकाल का मूल्यांकन करे और उसके बाद फैसला करें। उत्तराखंड के अंदर पूरे इस 5 साल में जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम तो पहले से इस क्षेत्र में रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमने कांग्रेस का राज भी देखा है, लेकिन अभी तक विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में जो कार्य किया है वो अभी तक इस 5 सालों की उपलब्धियों को जो है पूरे 50 साल की उपलब्धियों के बराबर है। बीजेपी कांग्रेस के इस दावेदार को अपना प्रत्याशी बनाती है, यह देखना होगा, लेकिन यह तो साफ है कि सीट पर इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और पहाड़ के पॉलिटिक्स में प्रवासी गेम चेंजर की भूमिका में है। हर चुनावों में महानगरों में बसे प्रवासी वोट की चोट करने पहाड़ भी आते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी कांग्रेस इन पर नजर बनाए हुई है और दोनों दल इन प्रवासियों पर चुनाव से पहले डोरे डालने में जुटी हुई है। कोरोना से पहाड़ आए प्रवासी वापस महानगर लौट गए हैं, लेकिन इन वोटरों पर राजनीतिक दलों की नजरें हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन वोटरों को लुभाने में जुटे हैं, तो राजनीतिक दल वोट को अपनी ओर खींच रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के काम को इनके सहारे जनता तक पहुंचाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी इन प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के दावे के साथ वोट मांग रही है। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ उसी उत्तराखंड समाज के कारण ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के समाज ने केजरीवाल जी से मांग की थी कि जो कुछ आपने दिल्ली में लोगों को दिया है, उत्तराखंड स्टेट पिछले 21 साल से जो बनी हुई है वहाँ पर सभी सुविधाओं की कमी है, आप जो है उत्तराखंड में भी चुनाव लड़िए। दरअसल पहाड़ की पॉलिटिक्स में प्रवासी वोटरों की भूमिका हमेशा रही है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक दिल्ली समेत अन्य महानगरों से प्रवासी वोट डालने पहाड़ आते रहे हैं। कई बार तो ये प्रवासी उम्मीदवारों की जीत में भी अहम रोल निभाते हैं। उस कोरोना के कारण जो प्रवासी थे अपने रोजगार छोड़ के अपने घरों को लौटे हैं, तो उन प्रवासियों को रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। उनके लिए अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई हैं। हालांकि रोजगार के लिए शहरों में बसे प्रवासी वोटर कोरोना में लाखों की संख्या में लौटे जरूर, लेकिन पहाड़ में रोजगार नहीं मिलने से वापस दिल्ली लौट गए। हालांकि कांग्रेस अब सत्ता में आने के बाद रोजगार का दावा कर रही है। सरकार जो है प्रवासियों को रोजगार देने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है और हमने कहा है कि 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता बेरोजगारी के खिलाफ जो है जंग लड़ने की है और बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाने का प्रयास हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने का काम करें। बहरहाल कोरोना में प्रवासी पहाड़ लौटे भी और शहर वापस भी चले गए, लेकिन नेताओं को लेकर प्रवासियों में भी गुस्सा दिखा। अब ये प्रवासी चुनाव में किसका साथ देंगे ये कहना जल्दबाजी होगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिजिटल चुनाव प्रचार की तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है। प्रदेश कार्यालय में बनाए जा रहे हैं डिजिटल स्टूडियो, विधानसभा लेवल तक डिजिटल कम्युनिकेशन की तैयारी चल रही है। तो जिस तरह से अब ये कहा गया है कि 16 तारीख तक आप जनसभा नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते हैं, ऐसे में अब बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। डिजिटल चुनाव प्रचार की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय में इस वक्त डिजिटल स्टूडियो बनाए जा रहे हैं। 2 डिजिटल स्टूडियो बनाए जा रहे हैं, जिससे विधानसभा लेवल तक डिजिटल कम्युनिकेशन की तैयारी और लोगों से इससे जुड़ा जाएगा। और अब बात कोरोना वायरस की करें तो कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अब उत्तराखंड में कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज आज से लगनी शुरू हो जाएगी।
लगनी शुरू हो गई है। बूस्टर डोज के पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है बूस्टर डोज। साथ ही जिन लोगों को कोविड-19 के सेकेंड वैक्सीन लगाने का समय 9 महीने हो गया है, उनको भी ये बूस्टर डोज दी जा रही है। कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए इसे अहम माना जा रहा है और आज से पूरे देश भर में इसकी शुरुआत हो गई है और उत्तराखंड में भी अब इसकी शुरुआत की जा चुकी है। और पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटन नगरी की बात की जाए यानी मुनस्यारी की, तो बीती रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे पूरी तरह से खिल गए हैं और सैलानी बर्फबारी का भी जमकर मजा ले रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण थल मुनस्यारी रोड काला मुनी के पास बंद हो चुकी है। वहीं मुनस्यारी के अलावा व्यास, दारमा और चौदास घाटी भी पूरी तरह से इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। यही नहीं, मिलम घाटी भी सफेद बर्फ की चादर से ढक गई है और लगातार यहां बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। और पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर से पूरा जो इलाका है वो ढक चुका है। ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं कई जगह पर तो पैदल रास्ते तक बंद हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को मुख्य बाजारों की तरफ वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।